मतलब एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। जो मध्यकालीन भारत का करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड का, तो उसके आगे से शुरू करते हैं। 100 तक करवा दिए थे, तो चलिए बिना देर के हुए 101 नंबर शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए विख्यात है? तो देखिए, वर्तमान में जो है विख्यात कौन सा है, इसमें केरल हो जाएगा। लेकिन हाथी दांत की नक्काशी का जो पारंपरिक केंद्र था, दिल्ली, जयपुर और मुर्शिदाबाद बंगाल में था, बंगाल में है। लेकिन यहाँ इसमें के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से केरल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 102 नंबर है। 1983 में यूनेस्को में भारत ने सर्वप्रथम भारत में सांस्कृतिक स्थलों को शामिल किया गया था। स्थलों को शामिल किया गया था, तो देखिए सर्वप्रथम ताजमहल को, और आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, इन चारों को शामिल किया गया था। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और देखिए यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड, सॉरी दोस्तों, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और यह 1983 में सर्वप्रथम भारत के 4 स्थलों को शामिल किया गया था: ताजमहल, आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है? तो ये पुरंदर दास को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पुरंदर दास जो है, इन्हें कर्नाटक का पितामह कहा जाता है। देखते हैं 104 नंबर, 104, लोक संगीत और राज्य। लोक संगीत राज्य से मिलान करना है। खोंजम कहाँ का है? मणिपुर का है। ए का 2 हो जाएगा। और उस पोवाड़ा कहाँ का है? पोवाड़ा जो है आपका महाराष्ट्र का है। बी का 1, ए का 2, बी का 1 आपका किस में है? ए ऑप्शन में है। और पनिहारी राजस्थान का है। वनावन जम्मू कश्मीर का है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को अग्नि नृत्य कहा जाता है? तो यह भरतनाट्यम को कहा जाता है। भरतनाट्यम आपका कहाँ का है? इसे जो है मानव शरीर में अग्नि की अभिव्यक्ति होने लगती है जब भरतनाट्यम करते हैं। तो यह भरतनाट्यम है कहाँ का? यह भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और यह शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो से केरल के 2 हो गए, मोहिनीअट्टम और कथकली। और भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, उड़ीसा का जो है एक है, ओडिसी है, असम का सत्रिया है, और कथक है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोक नाट्य और राज्य क्षेत्र, कौन कौन से नाटक कहाँ पर होते हैं? राज्य क्षेत्र। तो देखिए, रासलीला कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद भूत आराधना, भूत आराधना कहाँ पर होता है? कर्नाटक में तटीय क्षेत्र में होता है। बी का 1 हो जाएगा। ए का 3, बी का 1 आपका सी ऑप्शन में है। और दसकटिया प्रथा जो है कहाँ पर है? यह उड़ीसा में है, और भवई राजस्थान में। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाट्य कला का वर्णन संगम साहित्य में किया गया है? नाट्य कला का, देखिए नाट्य कला का जो संगम साहित्य में प्रयोग किया गया है, यह जो है आपका थय्यम है। आपका थय्यम कहाँ का है? यह केरल का है। केरल का है, और इसे जो है नाट्य का उल्लेख संगम साहित्य में किया गया है। इस नाट्य का उल्लेख संगम साहित्य में किया गया है। और देखिए, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। और बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश का है। और कुरुवंजी, कुरुवंजी कहाँ का है? कुरुवंजी भी जो है आपका दक्षिण भारत का है। आगे बढ़ते हैं। किस मार्शल आर्ट्स को 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया? कलारीपट्टू को शामिल किया, मलखम्ब को, गटका को, थांगटा। थांगटा मणिपुर का है, और गटका पंजाब में का है, और मलखम्ब जो है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है, और कलारीपट्टू जो है केरल का है। तो इन चारों को शामिल किया गया, 5वां शामिल नहीं किया गया, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 108 का सी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधि सूची में भारत के किन अमूर्त विरासतों को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को का जो अमूर्त विरासत है, उसमें वर्तमान में 14 सांस्कृतिक विरासत को शामिल किया गया है भारत के। इसमें देखिए, कुंभ मेला है, संकीर्तन है, और कोलकाता का दुर्गा पूजा है। तो 1, 2, 4 आपका ऑप्शन सी में है, यही आंसर हो जाएगा। और जो कोलकाता का दुर्गा पूजा है, इसे अभी हाल ही में शामिल किया गया है। तो 14वां यही है, कोलकाता का दुर्गा पूजा। 110 नंबर देखते हैं। 110, जैन धर्म ग्रंथ सठखड़ांगम को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? सठखड़ांगम को जो है यह सौरसेनी भाषा में लिखा गया है। और सौरसेनी जो है खड़ी बोली का भाषा, एक भाषा है। इसका लेखन प्राकृतिक भारत भाषा के समूह में सम्मिलित किया जाता है। और सौरसेनी के जो है साधुओं को मुख्य रूप से प्राकृत सौरसेनी के रूप में ही, प्राकृत को ही सौरसेनी के रूप में देखा जाता है। मतलब जो प्राकृतिक भाषा है प्राकृत जैन धर्म की, उसे सौरसेनी के रूप में ही देखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सरकार द्वारा किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? सर्वप्रथम
तो देखिए सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा किसको घोषित किया गया, तमिल को। तमिल को 2004 में शासकीय भाषा के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद 2005 में जो है शामिल किया गया संस्कृत को। फिर 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को शामिल किया गया था। और उसके बाद 2013 में जो है मलयालम को शामिल किया गया था, 2013 में मलयालम को। उसके बाद जो है 2014 में ओडिशा को शामिल किया गया था, 2014 में उड़िया को शामिल किया गया था। तो कुल कितनी भाषाएं हो गई, तो देखिए 6 भाषाओं को, शास्त्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। सबसे पहला कौन था, तमिल था। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 112 नंबर देखेंगे, भास्कराचार्य की पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि का संबंध है। तो देखिए भास्कराचार्य ने एक गणित की पुस्तक लीलावती की भी रचना की है और सिद्धांत शिरोमणि भी है। और सिद्धांत शिरोमणि में रेखा गणित की बात नहीं की गई है, बीज गणित, अंक गणित और ग्रहों की गणित की बात की गई है, 2, 3, 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यह सी ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे, किस प्राचीन ग्रंथ का संबंध जहाज निर्माण से है। तो जहाज निर्माण से युक्ति कल्पतरु का है। जबकि लीलावती जो है किसकी पुस्तक है, अभी ये भास्कराचार्य की पुस्तक है, गणित से संबंधित है यह पुस्तक। और जो शूल सूत्र है यह जो है वर्गमूल और पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित से संबंधित है। नेक्स्ट देख, और रस रत्नाकर जो है यह धातु कर्म और तरल पदार्थों की तैयारी से संबंधित है। 114 देखेंगे, त्यौहार और राज्य। लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में है और मोनपा जनजाति के द्वारा यह किया जाता है। बांग्ला त्यौहार मेघालय में होता है, यह गारो जनजातियों के द्वारा किया जाता है। और सागा त्यौहार जो है यह सिक्किम का है और यह किसके द्वारा किया जाता है, बौद्ध समुदाय एवं तिब्बती समुदाय के द्वारा। कांगचेगुबा जो है मणिपुर के द्वारा किया जाता है। तो आपका यह डी का 2 हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2 किस में है, देख लेते हैं। 3, 4, 1, 2 आपका ऑप्शन ए ही में है, तो आपका ए हो जाएगा। 115 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत का यशस्वी विद्ववेत्ता था। तो यह विज्ञानेश्वर थे। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी। मिताक्षरा जो है किस पर आधारित थी, और मिताक्षरा जो है याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित एक टीका थी। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो यह लाल किला स्थित हीरा महल 1842 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। तो आपका यह डी ऑप्शन हो जाएगा। लाल किले की पूर्वी दीवार पर स्थित मोती मस्जिद के उत्तर में यह स्थित है। 117 देखेंगे, सूफी आंदोलन के संबंध में कथन कौन सा सत्य है। जो लोग सूफी संतों की शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सही है, सूफी संतों के शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। सूफी संतों ने धर्म ग्रंथ जो इस्लामी सिद्धांत के समर्थक थे उन्हें बेसरा, तो यह गलत है। इस्लामी सिद्धांत के जो समर्थक थे उन्हें बेसरा नहीं बल्कि बासरा कहा जाता था। आगे देखते हैं, जो इस्लामी सिद्धांत से बधे नहीं थे उन्हें बासरा कहा जाता था, यह गलत है। क्योंकि इन्हें जो इस्लामी धर्म से बधे नहीं थे उन्हें बेसरा कहा जाता। तो यह उल्टा दिया हुआ है, तो आप इसे पलट लेंगे तब आपका सही हो जाएगा, अन्यथा यह गलत है, इसलिए 2 नंबर कट जाएगा। तो 2 जिस ऑप्शन में कट जाएगा डी, और आपका 1 खत्म हो जाएगा। सूफी जिन आश्रमों में रहते थे उन्हें खानकाह कहा जाता था, यह सही है। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर में था, जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती ने बसाया था। तो और मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ आए थे, महमूद गजनवी के साथ आए थे। आगे देखते हैं, 118 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर उज्जैन निवासी जदरूप गोसाई से भेंट की। तो जदरूप गोसाई से किसने भेंट की थी, सॉरी दोस्तों, ऊपर जो हम बता दिए थे वो शायद मोहम्मद गोरी के शासनकाल में आए थे, मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा, जदरूप गोसाई से भेंट की थी तो यह जहांगीर ने की थी, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और यह जो इनसे कई बार मिले थे, जहांगीर ने 7 बार जो है कि उनसे मिलने गए थे वहाँ पर जा कर के उज्जैन में, उसके बाद जो है मथुरा चले गए थे, तब पर भी उनसे 2 बार मिलने गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, किस बहमनी शासक द्वारा खगोलकी को प्रोत्साहन दिया गया और दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई गई। तो खगोलकी को प्रोत्साहन किसने दिया था, तो आपका यह हो जाएगा ताजुद्दीन फिरोज ने। देख लेते हैं 120, इसमें देखिए दिया है कि प्रांतपति और विशेष नाम। तो दौलताबाद के तरफदार को क्या कहते थे, दौलताबाद के तरफदार को मसनद आली कहते थे, ए का 3 हो जाएगा। और बरार के तरफदार को मजलिस आली कहते थे, बी का 1 हो जाएगा। ए का 3, बी का 1। और फिर बीदर का तरफदार आजम हुमायूं और गुलबर्गा के तरफदार को मलिक नायब। तो आपका हो जाएगा 3142, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था।
तो ये अटाला देवी की मस्जिद जो है इब्राहिम शाह के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये इब्राहिम शाह जो है जौनपुर के शासक थे, क्योंकि जौनपुर शहर की जो स्थापना सरकी राजवंश के मलिक सरवर ने की थी। और 1408 में यह शासक बने, और 1408 में यह शासक जब बने थे तब इन्होंने अटाला देवी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ये अटाला देवी का जो मस्जिद बना था, यह पहले जो है राजा विजय चंद्र थे कन्नौज के, उनके द्वारा जो यह अटाला देवी का मंदिर बनवाया गया था, जिसे जो है यह तोड़वा करके मस्जिद इब्राहिम शाह के द्वारा बनाया गया था। 122 देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र को जीता था सिंध में? तो देखिए मोहम्मद कासिम ने 711-712 ईस्वी में लगभग किया था भारत पर आक्रमण, और उस समय जो है सबसे पहले सिंध पर किया था। और सिंध पर दाहिर का शासक था, और वहाँ पर जो है वहाँ पर कासिम से जो है युद्ध हुआ। देवल के पास देवल बंदरगाह है वहाँ पर सिंध में, तो वहाँ पर जो है इनके साथ युद्ध होता है मोहम्मद बिन कासिम के साथ। लेकिन जो है कासिम ने वहाँ पर उसको हरा दिया, देवल में दाहिर को हरा दिया। दाहिर का भतीजा जो लड़ रहा था उसको हरा देते हैं, तब वहाँ पर जीत जाता है। तो पहली जीत आप उसका जो है देवल में ही होती है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 123 नंबर, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक जो है यह सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन जो था यह अलब्तगीन का जो है गुलाम था, गुलाम और दामाद भी कह लीजिए, तो यह था। और सुबुक्तगीन का ही पुत्र था जो मोहम्मद गोरी के नाम से फेमस होता है, मोहम्मद गजनवी के नाम से फेमस होता है। यह गजनवी इसी का पुत्र था सुबुक्तगीन का। और सुबुक्तगीन किसका दामाद या गुलाम था? अलब्तगीन का था। तो पहला यही सुबुक्तगीन ही था जिसने भारत पर आक्रमण किया। और उस समय भारत पर किसका शासन था? जयपाल का शासन था। जयपाल जो है हिंदुशाही राजा थे जिनको पराजित किया था सुबुक्तगीन ने। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में 1206 में ही स्थापना हो गई थी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह ने 1206 से 1210 तक राज किया था। लेकिन इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, जबकि इल्तुतमिश ने अपना जो है कैपिटल कहाँ पर कर दिया? दिल्ली कर दिया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है, क्योंकि इसने दिल्ली से ही अपना शासन व्यवस्था चलाया था। नेक्स्ट आप देखते हैं 125 निम्नलिखित में से किसके द्वारा शाहनामा की रचना की गई है? तो शाहनामा की रचना फिरदौसी के द्वारा की गई है। और फिरदौसी को ही भारत का जो है फारसी भाषा का महाभारत कहा जाता है। और ये अलबरनी, उतबी, फिरदौसी और फर्रुखी जो थे ये मोहम्मद गजनी के दरबार में रहते थे, महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अलबरनी, उतबी, फिरदौसी चारों, फर्रुखी। जब उनकी उतबी जो था उसमें उतबी वहाँ का दरबारी इतिहासकार था। बाबर का मकबरा भारत में स्थित न होकर कहाँ पर है? तो बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान के काबुल में है। जबकि जहांगीर का मकबरा लाहौर के शाहदरा में है। जब जहांगीर मरा था तो भारत में ही उसका मकबरा बना था, मतलब लाहौर भारत के अंतर्गत आता था, इसलिए उसका भारत में ही गिनती होती थी। लेकिन जब पाकिस्तान बन जाने से उसका भी मकबरा जो है भारत में स्थित नहीं है। बाबर का और जहांगीर का, और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय, इन 3 लोगों का मकबरा जो है भारत में स्थित नहीं है, मुगल काल के शासक थे। आगे देखते हैं 56 कोट के दुर्ग का निर्माण किस सल्तनत कालीन वंश ने करवाया था? तो सल्तनत में 56 कोट का निर्माण जो है तुगलक वंश के द्वारा कराया गया था। तुगलक वंश में वो भी उसका जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप जो है पहाड़ियों पर काट कर तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी, और उसी में एक दुर्ग का निर्माण कराया था जिसका नाम था 56 कोट। तुगलकाबाद में ही एक दुर्ग था जिसका नाम 56 कोट था। 128 देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति का व्यापक जानकारी किस कृति में मिलती है? तो यह तारीख़ फिरोज शाही मिलती है। और तारीख़ फिरोज शाही किसने लिखी है? तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की कृति है। और खजाइनुल फुतूह किसकी है? अमीर खुसरो की है। रेहला जो है इब्न बतूता की है। और फुतूहस सलातीन इसामी की है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 129, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो यह इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश को जो है 1229 में यह बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने यह सुल्तान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से
कि एकता प्रणाली को दोबारा किसने शुरू किया था, तो यह किसने किया था, एफएसटी ने, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने किया था। एकता प्रणाली क्या है, एकता प्रणाली क्या है कि जैसे सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था, नगद वेतन न देकर उनको भूमि दी जाती थी, तो उसे एकता प्रणाली कहते हैं। और इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जब बंद कर दिया फिर उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, क्योंकि अलाउद्दीन के बंद करने का कारण यह था कि उसने नगद वेतन देना शुरू कर दिया था। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संतलत काल में भूमि नाप के जो करने का बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता था, तो यह मसाहत व्यवस्था कहलाता था। नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल पर लगान का निर्धारण मसाहत व्यवस्था कहलाता था। जबकि एक मुक्ताई व्यवस्था था। मुक्ताई व्यवस्था क्या था, लगान का निर्धारण करने की व्यवस्था को मुक्ताई व्यवस्था कहते थे। यह जो है यह भी सल्तनत काल का ही था। जबकि जब्ती प्रणाली क्या था, जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में भूमि का जो है कि लगान निर्धारण किया जाता था, अगर उसको नहीं देते थे तो जब्त कर लिया जाता था भूमि को राजस्व प्राप्ति के लिए। और 132 देखेंगे, तबकात नासिरी जिसे मोहम्मद गौरी को भारत विजय और दिल्ली सल्तनत के 1260 तक का इतिहास मिलता है, लेखक कौन था, तो यह मिन्हाजुल सिराज ने लिखा है तबकात नासिरी। जबकि तबकात नासिरी मिन्हाजुल सिराज ने लिखा है, और यह जो है मोहम्मद गौरी का शासन से लेकर 1260 तक के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं 133 नंबर देखेंगे, दीवाने रिसालत विदेश विभाग को कहा जाता था, मतलब नाम और विभाग का मिलान करना है, तो विदेश विभाग को कहा जाता था। दीवाने को ही कृषि विभाग को, इसकी स्थापना किसने की थी, एमबीटी ने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। जबकि विदेश विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और दीवान मुस्तखराज की स्थापना भी किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी, और यह राजस्व विभाग से संबंधित था। और दीवान इश्तिहार के पेंशन विभाग था, इसकी स्थापना एफएसटी ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, 3412। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में बताना है। तो शेरशाह के समय नगद या अनाज दोनों रूप में लगान देने की छूट थी, सही है, किंतु अनाज अदायगी को प्राथमिकता दिया जाता था, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अनाज अदायगी को ही प्राथमिकता नहीं दिया जाता था, यह नगद पर ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता था। और नेक्स्ट है 2 नंबर है, भूमि की किस्म और फसलों का आधार पर उत्पादन का औसत निकाल कर यह कर का उत्पादन जो था यह 1/4 भाग कर दिया जाता था, यह भी गलत है, क्योंकि जो भू राजस्व व्यवस्था थी 1/3 थी, और बस केवल एक स्थान पर, कहाँ पर, मुल्तान में 1/4 थी। तो आपका न तो 1 सही है, न तो 2 सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, शेरशाह सूरी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो शेरशाह सूरी ने जब बिलग्राम का युद्ध 1540 में जीता था, तो उस समय जो है दिल्ली और आगरा दोनों पर उसका कब्जा हो गया, लेकिन उसने अपनी कैपिटल जो है आगरा बनाई थी, और रोहतास में वह फोर्ट बनाया था, रोहतास फोर्ट के नाम से रोहतास फोर्ट जो है बनाया था। 136 नंबर देखते हैं, मुगल कालीन ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत कोई भी किसान अपनी ज़मीन के अधिकतम 12.5% भाग पर बगैर कृषि के रख सकता है या छोड़ सकता है, और इतने भाग पर सरकार कोई भी कर नहीं लगाएगी, यह कहलाती थी। तो यह क्या कहलाती थी, तो यह जो है नाबूद प्रथा कहलाती थी। मतलब जैसे क्या है कि 12.5% भाग जो था, जैसे किसी के पास जो है 4 बीघे ज़मीन है या कितना भी है, तो उसका 12.5% भाग जो है वह अगर चाहता था कि हम उस पर जो है खेती किसानी नहीं करें, तो वह नहीं करता था, तो उस पर जो है लगान भी नहीं देना पड़ता था। और यह जो है व्यवस्था कब शुरू की गई थी, अकबर के शासनकाल से शुरू की गई थी। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तारीख़ रसीदी के रचनाकार कौन थे, तारीख़ रसीदी के जो रचनाकार थे यह मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर थे। इसमें जो है बाबर और हुमायूं दोनों के समय की घटनाओं का उल्लेख किया गया है, यह 2 भागों पटी थी। 138 नंबर देखेंगे, किस पुस्तक को एल्फिंस्टन ने एशिया के लिए एकमात्र इतिहास का पुस्तक पुकारा है, तो एकमात्र इतिहास का पुस्तक किसे कहा गया है, यह है तुजुक बाबरी को कहा गया है, क्योंकि यह इसमें जो है बाबर के जीवन के बारे में तो पता चलता ही है, इसके साथ साथ भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, नदियाँ, यहाँ के लोगों का खान पान, वस्त्र, पहनावा, रहन सहन, राजनीतिक व्यवस्था आदि की जानकारी मिलती है। और जो जानकारी मिलती है वह प्रामाणिक रूप से स्वीकार भी की गई है सभी जो है इतिहासकार, बहुत से इतिहासकारों के द्वारा, इसलिए जो है इसको पहला इतिहास की पुस्तक कहा है एल्फिंस्टन ने। और आलमगीर नामा किसने लिखी है, मोहम्मद काजम सिराजी ने लिखी है। तबकात अकबरी जो है निजामुद्दीन अहमद की है, पातशाह नामा चंद्रभान ने लिखी है। नेक्स्ट 139 देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक द्वारा आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधियाँ धारण की गई थी, तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा धारण की गई थी। और दोस्तों थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है तो उसको अवॉइड करिएगा,
कृष्णदेवराय के द्वारा की गई थी। और कृष्णदेवराय जो है यह तुलु वंश के शासक, विजयनगर में 4 वंश ने शासन किया था, जिसमें तीसरा वंश था तुलु वंश, और तुलु वंश का सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेवराय था। इसका जो है इसके दरबार में तेलानी नाम भी रहते थे और अष्टदिग्गज इनके दरबार में ही रहते थे। और डोमिंगो पायस और बरबोसा जो पुर्तगाली यात्री थे कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। 140 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री द्वारा मुगल कालीन भारत में हीरे की खदान के बारे में, भारत के हीरो और हीरो के खदानों के बारे में चर्चा की गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जौहरी था, फ्रांस टर्वेनियर, बैप्टिस्ट टर्वेनियर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसका जो है कि ये ये शाहजहाँ के शासनकाल में आया था और यह फ्रांस का रहने वाला था, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस शासक को दक्षिण का टोडरमल, देखिए टोडरमल पहले थे कौन, तो टोडरमल जो थे एक जो है कह लीजिए वित्त मंत्री, वर्तमान के वित्त मंत्री कह लीजिए। इन्होंने यह पहले जो है किसके दरबार, शेरशाह के दरबार में रहते थे, लेकिन उसके बाद अकबर के दरबार में रहते थे। तो अकबर के दरबार में जब रहते थे तो इन्होंने 10 साला पद्धति स्थापित की थी। 10 साल की फसल की व्यवस्था के आधार पर जो कर लगाया जाता था, तो वह टोडरमल के द्वारा ही चालू किया गया था। तो दक्षिण भारत में भी यह व्यवस्था जो है मुर्शीद कुली खां के द्वारा चालू किया गया था, इसलिए दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है, या मुर्शीद कुली खां को। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारी और उनके कार्य। तो मीर बख्शी सेना का सर्वोच्च अधिकारी था यह मुगल काल में, और प्रधान सद्र धार्मिक मामलों के प्रबंधक एवं सलाहकार था, यह भी सही है। मीर ए समा शाही महल, हरम और रसोई का प्रबंधक था, यह तीनों सही है। बस केवल मुहतसिब जो महालेखाकार नहीं था, आपका यह गलत है और सम्मिलित नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुहतसिब जो था यह आचरण का अधिकारी था। नेक्स्ट देखेंगे, मनसबदारी प्रथा के बारे में, यह दशमलव पद्धति पर आधारित थी, सही है। यह समेकित व्यवस्था थी, और सैन्य, नागरिक और अमीर कुल, सैन्य भी थे, नागरिक और अमीर कुल के लोग सबको जो है मनसबदारी प्रथा प्रदान की गई थी। और मनसबदार को नगद और जागीर दोनों रूप से पारिश्रमिक दिया जाता था, यह भी सही है। तीनों सही है। असत्य कथन पूछा तो आपका डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों तो सही हैं। 1577 में अकबर द्वारा शुरू की गई व्यवस्था, तो मनसबदारी 1577 में शुरू की गई थी, लेकिन इसका द्विवर्गीकरण 1577 में नहीं 1592 में किया गया था। तो इस वजह से यह क्वेश्चन यह गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट आपका 1592 में किया गया था, और उसमें जो है द्विवर्गीकरण में जात पद और सवार पद में बांट दिया गया था। जात पद जो था वो व्यक्तिगत पद था, और सवार पद था जो घुड़सवारों की संख्या पर निर्भर करती थी। 144 देखेंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी मुगल शासक के दरबारी इतिहासकार कौन था। तो लाहौरी मुगल शासक का दरबारी इतिहासकारी कौन था, तो यह हो जाएगा आपका शाहजहाँ का दरबारी इतिहासकार था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, किस मुगल कालीन राजकुमार को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि धारण किया गया था, तो यह शाहजादा दारा को दिया गया था, और यह जो है शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था। शाहजहाँ के पुत्र 4 थे, लेकिन सबसे छोटा औरंगजेब था, और सबसे बड़ा शाहजादा दारा था। इसको जो है शाहजहाँ बहुत पसंद करता था, और ये बहुत ही धार्मिक और सहिष्णु प्रकृति का व्यक्ति था, और इसे जो है दूसरा अकबर भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 146 नंबर देखेंगे, फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण कराया था। तो देखिए, जब गुजरात विजय किया था तो सीकरी को फतेहपुर सीकरी किया, वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा बनवाया, और वहाँ पर कुछ जो है महलों का निर्माण करवाया था। जोधा महल अकबर, और जो है शेख सलीम चिश्ती के नाम पर भी महल बना था, और पंचमहल बना था। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यही जो है बी पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में ही बना था। आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, 146 नंबर 147 नंबर देखते हैं, औरंगजेब के दक्षिण अभियानों में किन किन राज्यों को विजित किया था। तो देखिए, यह किन किन राज्यों को विजित किया था, तो बीजापुर को, गोलकुंडा को, 1 और 4 को विजित किया था। तो आपका ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 4। 148 देखेंगे, कालक्रम लगाना है। तो देखिए, इसमें दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई, पद्मिनी 4 हैं इनका कालक्रम। तो देखिए, सबसे पहले पद्मिनी आएंगी। इनका जो है राजा रतन सिंह की पत्नी थी, और इनका जो है अलाउद्दीन के समय में हुआ था, मतलब अलाउद्दीन से प्रेम प्रसंग के, अलाउद्दीन इनको जो है चाहता था, इस वजह से उस समय इनके समकालीन थी अलाउद्दीन के। तो आपका 4 ऑप्शन पहले आएगा, तो सी और ए कट जाएंगे। अब उसके बाद दुर्गावती आती हैं। दुर्गावती ने मांडू मध्य प्रदेश में शासन किया था, और वहाँ पर जो है इन्होंने मध्य प्रदेश में इन्होंने शासन किया था, और उसकी गोंडवाना की रानी थी, मतलब मध्य प्रदेश में गोंडवाना पड़ता है, तो वहाँ की रानी थी। उसके बाद ताराबाई का स्थान आता है, जो शिवाजी द्वितीय की माँ थी, और अहिल्याबाई उसके बाद आती हैं, जो होलकर वंश की शासिका थी। तो आपका 4, 1,
4123, 4123 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों का कालक्रम है। तो देखिए कौन कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था। तो सबसे पहले जो है इसमें कौन सा लड़ा गया था। तो देखिए यह जो है देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1531 में सबसे पहले। तो आपका ऑप्शन 3 से शुरू होगा, तो डी और ए कट जाएंगे। और उसके बाद जो है देवरा का युद्ध 1531 में, फिर चौसा का युद्ध 1539 में, फिर उसके बाद बिलग्राम का युद्ध 1540 में, फिर उसके बाद जो है 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था। तो आपका एक सबसे लास्ट में आएगा। और इस तरीके से देखेंगे तो आपका 3421 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के किस अभियान में बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो यह नीरून अभियान में जो था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा देवल अभियान के बाद किया गया था नीरून अभियान। और उसमें जो है बौद्ध भिक्षु जो है बिना युद्ध किए ही अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यह प्रथम अभियान था जिसमें जो है प्रथम तथा मुल्तान अभियान उसका अंतिम अभियान था। मतलब देवल अभियान उसका प्रथम अभियान था और मुल्तान जो है उसका अंतिम अभियान था। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नीरून अभियान में बिना युद्ध किए बौद्धों ने वो कर लिया था। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।